पूरे गांव के सामने एक बेबस लड़की की बड़े धूमधाम से शादी करवाई जाती है। लेकिन उस लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब एक ऐसे नरक में बदलने वाली है जहां से लौटना नामुमकिन होगा। सुहागरात होते ही उसका पति कमरे में आता है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक और आदमी अंदर आ जाता है, फिर तीसरा, उसके बाद चौथा और आखिर में पांचवा। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। जब पांचों बेटे अपनी बारी पूरी कर लेते हैं तो उनका अपना पिता भी उसी कमरे में चला आता है। उस रात के बाद उस लड़की का कोई अपना वजूद नहीं रह जाता। वह पूरे परिवार की साझा पत्नी बनकर रह जाती है। हर रात एक नया आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। और सबसे डरावनी बात, पूरा गांव ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। सब जानते थे कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन किसी में भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्या सच में पूरे देश में वही अकेली औरत बची थी और एक पिता और उसके पांचों बेटे आखिर एक ही औरत को अपनी पत्नी कैसे कहने लगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत तक लौटना होगा। कहानी हमें एक ऐसे देश में ले जाती है जहां सदियों से चली आ रही बेरहम परंपराओं और अंधे लालच ने औरतों का अस्तित्व लगभग खत्म कर दिया था। सालों तक वहां पैदा होने वाली अनगिनत बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता रहा। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि पूरे देश में औरतें लगभग खत्म हो गईं। यह कहानी भी ऐसे ही एक गांव की है जहां एक भी औरत नहीं बची थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए कुछ मर्द औरतों का वेश धारण करने वाले कलाकारों को देखते, कुछ पुरानी फिल्मों में औरतों के किरदार देखकर मन बहलाते और कुछ तो जानवरों तक का सहारा लेने लगे थे। ऐसे में जब एक खूबसूरत जवान लड़की इस गांव में दुल्हन बनकर लाई जाती है तो पूरे गांव की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। यहाँ तक कि गांव का सबसे अमीर और रसूखदार आदमी रामशरण भी इस बदकिस्मती से नहीं बच पाया था। इतनी दौलत और ताकत होने के बावजूद वह अपने बेटों के लिए एक भी दुल्हन नहीं ढूंढ पाया। इसी वजह से उसने यह जिम्मेदारी पंडित जगन्नाथ को सौंप रखी थी, जो कई सालों से गांव गांव घूमकर लड़कियां तलाश कर रहा था। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उसे रामशरण के पांचों बेटों के लिए एक भी लड़की नहीं मिली। पंडित जगन्नाथ आसपास के लगभग हर गांव की खाक छान चुका था, फिर भी कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। रामशरण का सबसे बड़ा बेटा राकेश गांव के स्कूल में मास्टर था, लेकिन उसके अंदर मास्टर जैसी एक भी बात नहीं थी। उसका सपना पुलिस अफसर बनने का था, मगर परीक्षा में फेल होने के बाद उसने बंदूक के दम पर गांव में रौब झाड़ना शुरू कर दिया। बाकी तीनों भाई अपने पिता के कारोबार में हाथ पटाते थे और गांव के दूसरे बेरोजगार लड़कों की तरह दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। इन सब से अलग था सबसे छोटा बेटा सूरज। वह कॉलेज में पढ़ता था और अपने बाकी भाइयों के मुकाबले कहीं ज्यादा समझदार और शांत स्वभाव का था। एक दिन राकेश का दोस्त पप्पू स्कूल में उससे मिलने आता है। वह खुशी खुशी बताता है कि उसके पिता ने उसके लिए एक सुंदर दुल्हन ढूंढ ली है और जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। यह सुनते ही राकेश के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह अंदर ही अंदर जलने लगता है। अपना गुस्सा वह स्कूल के बच्चों पर निकालता है और बाद में घर जाकर अपने पिता और पंडित जगन्नाथ से भी झगड़ पड़ता है। उसी घर में रघु नाम का एक नौकर भी रहता था। खाना बनाने से लेकर घर के लगभग सारे काम वही करता था, लेकिन सूरज को छोड़कर घर का हर आदमी उसे बात बात पर गालियां देता। पंडित जगन्नाथ भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए मौका मिलते ही रघु चुपके से उसकी शराब में पेशाब मिलाकर उससे अपना बदला लेता था। इधर पूरे गांव में पप्पू की शादी की तैयारियां चल रही थीं। इस रिश्ते के लिए पप्पू के पिता को लड़की वालों को 2 लाख रुपए और 2 बैल देने पड़े थे। जमाना पूरी तरह बदल चुका था। अब दहेज लड़के वालों को नहीं मिलता था, बल्कि दुल्हन पाने के लिए उन्हें ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। औरतों की कमी ने एक नया और डरावना कारोबार पैदा कर दिया था, जहां लड़कियों की खुलेआम खरीद फरोख्त होने लगी थी। हैरानी की बात यह थी कि इस शादी को भी पंडित जगन्नाथ ही करा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जब उसे कहीं लड़की नहीं मिली तो पप्पू के पिता को दुल्हन आखिर मिली कहां से। लेकिन शादी के बीच एक छोटा लड़का चुपके से आकर उसके कान में कुछ कहता है। ये सुनते ही जगन्नाथ सीधे दुल्हन के पास जाता है और उसके कपड़ों के अंदर देखकर जांच करता है। अगले ही पल सच सामने आ जाता है। जिसे सब दुल्हन समझ रहे थे वह लड़की नहीं, बल्कि लड़की के भेष में छिपा एक किशोर लड़का था। देखते ही देखते पूरी शादी टूट जाती है और पूरे गांव के सामने पप्पू और उसके पिता की बेइज्जती हो जाती है। औरतों की कमी ने अब इस तरह के नए नए धोखे भी पैदा कर दिए थे। कुछ दिन बाद पंडित जगन्नाथ दूसरे गांव से एक पूजा करवा कर लौट रहा होता है। तभी उसे दूर से एक लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वह वहां पहुंचता है।
जहाँ एक लड़की पेड़ पर बैठकर आराम से फल खा रही होती है। जैसे ही लड़की की नजर पंडित पर पड़ती है, वह घबरा कर भाग जाती है। पंडित उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है, दीवार फांद कर अंदर जाता है और वहां उसकी मुलाकात लड़की के गरीब किसान पिता से होती है। बातचीत के दौरान पंडित उसे 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखता है अगर वह अपनी बेटी की शादी रामशरण के बड़े बेटे राकेश से कर दे। गरीब किसान यह सौदा मान जाता है। खुशी से झूमता हुआ पंडित तुरंत रामशरण के घर पहुंचता है और बताता है कि आखिरकार उसे एक खूबसूरत लड़की मिल गई है। ये सुनते ही रामशरण एक पल भी देर नहीं करता। वह पंडित और सूरज को साथ लेकर सीधे किसान के घर पहुंच जाता है। रिश्ता पक्का करने के लिए वह राकेश की तस्वीर भी साथ लाया होता है, लेकिन जैसे ही किसान राकेश की तस्वीर देखता है, वह तुरंत रिश्ता ठुकरा देता है। वह साफ कहता है अगर उसकी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ सूरज से, राकेश से नहीं। रामशरण के सामने अब एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। वह किसी भी हाल में अपने सबसे छोटे बेटे की शादी बड़े बेटे से पहले नहीं होने दे सकता था, लेकिन दूसरी तरफ इतनी मुश्किलों के बाद जो पहली लड़की मिली थी, उसे भी वह हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे डर था कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो शायद दोबारा कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी। तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है। वह लड़की के पिता के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। रामशरण कहता है अगर वह अपनी बेटी की शादी उसके सिर्फ एक बेटे से नहीं बल्कि 5 बेटों से एक साथ कर दे तो बदले में उसे 5 लाख रुपए और 5 गायें दी जाएंगी। गरीबी से टूटा वह किसान कुछ देर सोचता है। उसे पता था कि वह अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन मजबूरी उसके ज़मीर से बड़ी साबित होती है। आखिरकार वह यह सौदा मान लेता है और इसी के साथ कल्कि की शादी रामशरण के 5 बेटों से एक साथ कर दी जाती है। शादी तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। दुल्हन 1 और पति पूरे 5। यहीं से कहानी फिर उसी पल पर लौट आती है जिसकी झलक हमने शुरुआत में देखी थी। अब कल्कि सिर्फ एक आदमी की पत्नी नहीं थी, वह पूरे परिवार की कैदी बनने जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, उसकी पहली रात किसके साथ होगी। 5 भाई सबसे पहले कल्कि के साथ रहना चाहते थे। तभी सबसे बड़ा भाई राकेश खुद फैसला सुनाता है। वह कहता है कि पहली रात उसी की होगी। इसके बाद वह पूरे हफ्ते का बंटवारा भी अपने हिसाब से कर देता है। हर भाई के लिए एक दिन तय कर दिया जाता है। सभी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन हफ्ते में 7 दिन होते हैं और भाई सिर्फ 5। ऐसे में राकेश चालाकी से बचे हुए दोनों दिन भी अपने नाम कर लेता है। अब तक रामशरण चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। आखिरकार वह बीच में बोल पड़ता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि इस घर का मुखिया अभी भी वही है, इसलिए कल्कि के साथ पहली रात बिताने का हक सबसे पहले उसी का है। वह कहता है कि अपनी पत्नी की मौत के बाद उसने कभी किसी दूसरी औरत को हाथ तक नहीं लगाया। बहुत बहस के बाद ये तय होता है कि हफ्ते का एक दिन रामशरण का भी होगा और कल्कि उसके पास इन फैसलों को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस दिन के बाद रामशरण और उसके 5 बेटे अपनी अपनी तय रात पर उसके कमरे में आने लगे। आखिर में बारी आती है सूरज की, लेकिन अपने बाकी भाइयों से वह बिल्कुल अलग था। वह कल्कि की मजबूरी और दर्द दोनों समझता था, इसलिए वह कभी भी उस पर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि उसके साथ इज्जत और इंसानियत से पेश आता है। धीरे धीरे कल्कि रामशरण के घर की इस दर्दनाक जिंदगी के साथ जीना सीखने लगती है, क्योंकि अब उसके पास सब कुछ सहते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। घर के बाकी लोगों में अगर कोई एक इंसान था जिसके साथ कल्कि खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करती थी, तो वह सिर्फ सूरज था। वह अकेला था जो उसे किसी सामान की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखता था। वह उसके काम में हाथ बंटाता, उसका ख्याल रखता और कभी भी उस पर अपना हक जताने की कोशिश नहीं करता। सूरज के साथ बिताया हर पल कल्कि को कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उसके दर्द भरे जीवन से राहत दे देता था। उस घर में आने के बाद शायद पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटने लगी थी, लेकिन कल्कि को सूरज के साथ हंसते बोलते देख घर के बाकी लोगों के अंदर जलन बढ़ने लगी। जब भी वे उसके कमरे में जाते, उन्हें वही कल्कि दिखाई देती जो बिल्कुल खामोश, बेजान और हर एहसास से खाली हो चुकी थी। लेकिन सूरज के सामने वही लड़की खुलकर मुस्कुराती थी। एक दिन किस्मत उन्हें सूरज को नीचा दिखाने का मौका भी दे देती है। उसके कॉलेज के परीक्षा परिणाम आ जाते हैं। वह हर विषय में बहुत कम नंबर लाता है और परीक्षा में फेल हो जाता है। बस फिर क्या था, उसके भाई ताने मारने लगते हैं। वे कहते हैं कि पढ़ाई करने के बजाय उसका सारा ध्यान कल्कि पर लगा रहता था। रामशरण भी इस मौके का फायदा उठाता है। वह सूरज की नाकामी को बहाना बनाकर सबके सामने उसकी बेरहमी से पिटाई करता है और उसकी जमकर बेइज्जती करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सूरज और कल्कि के बीच का रिश्ता पहले से और गहरा हो जाता है। यही बात घर के बाकी लोगों को सबसे ज्यादा चुभने लगती है। आखिरकार 5 भाई एक खौफनाक फैसला लेते हैं। उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब सूरज था और उसे हमेशा के लिए हटाना जरूरी था। एक दिन जब सूरज कॉलेज से वापस लौट रहा होता है, तभी कोई पीछे से उसके सिर पर लकड़ी के डंडे से जोरदार वार कर देता है। चोट इतनी खतरनाक थी कि सूरज वहीं दम तोड़ देता है।
इसके बाद वे उसकी लाश पास की नदी में फेंक देते हैं और अपने पीछे हर सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस जांच के लिए पहुंचती है तो पूरा परिवार एक ही कहानी सुनाता है। वे कहते हैं कि परीक्षा में फेल होने के बाद सूरज गहरे सदमे में था और उसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, वे पुलिस को उसका पोस्टमार्टम तक नहीं करने देते। सूरज की मौत के बाद कल्कि की जिंदगी पहले से भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। रामशरण के घर का हर दिन उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। अब उसे बचाने वाला या उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं बचा था। सूरज के जाने के बाद घर के मर्दों की हैवानियत और भी बढ़ जाती है। अब वे बिना किसी डर और शर्म के हर रोज उसके जिस्म को अपनी हवस का शिकार बनाने लगते हैं और इसी के साथ रामशरण के घर में कल्कि की जिंदगी अब हर गुजरते दिन के साथ और भी दर्दनाक होती जा रही थी। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि अगर वह ज्यादा दिन यहाँ रही तो शायद जिंदा नहीं बच पाएगी। मदद की आखिरी उम्मीद लेकर वह चुपके से घर के नौकर रघु को अपने पिता के नाम एक चिट्ठी देती है। उस चिट्ठी में वह सब कुछ लिख देती है, उस पर होने वाला अत्याचार, रोज रोज की यातनाएं और यहाँ तक कि उसका अपना ससुर रामशरण भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। जैसे ही उसके पिता वह चिट्ठी पढ़ते हैं, वे तुरंत रामशरण के घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी का सौदा करके मिले पैसों से वह शहर में नया घर खरीद चुके थे और अपना कारोबार भी शुरू कर चुके थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रामशरण भी कल्कि का शोषण कर रहा है तो वह अपनी बेटी को बचाने की कोशिश नहीं करते, उल्टा रामशरण से 1 लाख रुपए और मांग बैठते हैं। उनके जाने के बाद राकेश अपना सारा गुस्सा कल्कि पर उतार देता है। वह उसे बेरहमी से पीटता है और उसकी हालत और भी बदतर कर देता है। अब कल्कि समझ चुकी थी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो यहाँ से भागना ही होगा। वह रघु से उसकी मदद करने की गुहार लगाती है। रघु अपनी आंखों से उसकी सारी तकलीफें देख चुका था, इसलिए वह बिना सोचे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन मौका मिलते ही दोनों वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर के लिए उन्हें लगता है कि शायद अब वे बच जाएंगे, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। रामशरण और उसके बेटे उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे रघु को गोली मार देते हैं। इतना ही नहीं, तलवार से उसके शरीर के कई टुकड़े कर देते हैं। उधर कल्कि को घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने और भागने की कोशिश करने की सजा दी जाती है। उसे गायों के बाड़े में एक खंभे से बांध दिया जाता है, जहां वह जानवरों के बीच बेबस पड़ी रहती है। इधर रघु की हत्या की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। देखते ही देखते अलग अलग समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। इसी दौरान गांव के कुछ लोग रघु के मानसिक रूप से बीमार भाई को भड़काना शुरू कर देते हैं। वे उसके मन में बदले की आग भर देते हैं और उसे रामशरण और उसके बेटों को मारने के लिए उकसाते हैं। गुस्से में वह एक कुल्हाड़ी उठाता है और रात के अंधेरे में गायों के बाड़े की तरफ से चुपचाप रामशरण के घर में घुस जाता है। उसका इरादा साफ था, रामशरण और उसके बेटों को खत्म करना। लेकिन तभी उसकी नजर कल्कि पर पड़ती है। वह एक लकड़ी के खंभे से बंधी हुई थी, बेबस, टूटी हुई और पूरी तरह लाचार। उसे उस हालत में देखकर वह कुछ पल के लिए वहीं ठिठक जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वह इस कहानी को और भी डरावना बना देता है। रघु की मौत का बदला लेने और अपने समाज के लिए इंसाफ मांगने के बजाय गांव का नेता भी अपनी नीयत बदल लेता है। उसकी नजर भी कल्कि पर टिक जाती है। वह भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। इतना ही नहीं, वह रघु के मानसिक रूप से बीमार भाई को बहला फुसलाकर यकीन दिलाता है कि यही उसके भाई की मौत का असली बदला है। वह कहता है कि कल्कि के साथ ऐसा करके उन्होंने सिर्फ रघु की हत्या का बदला ही नहीं लिया, बल्कि सालों से उनके समाज पर हुए जुल्मों का हिसाब भी बराबर कर दिया है। उधर कल्कि की सजा अब भी खत्म नहीं हुई थी। महीनों तक उसे गायों के बाड़े में उसी खंभे से बांध कर रखा जाता है। रामशरण और उसके 5 बेटे अपनी अपनी तय रात पर उसके पास आते रहते हैं और जब भी मौका मिलता दूसरे समुदाय के कुछ नेता भी उसका शोषण करने से पीछे नहीं हटते। इसी दौरान रामशरण के घर सुखा नाम का एक नया नौकर काम पर आता है। घर के बाकी लोगों से अलग उसे कल्कि पर तरस आता है, इसलिए जब भी मौका मिलता वह चोरी छिपे उसके लिए खाना और पानी लेकर पहुंच जाता। एक दिन घर वालों को शक होने लगता है कि कल्कि गर्भवती है। उसका पेट पहले से काफी बड़ा दिखाई देने लगा था। इस बात की पुष्टि करने के लिए पंडित जगन्नाथ को बुलाया जाता है। सब कुछ देखने के बाद वह कहता है कि यह कोई साधारण सूजन नहीं है, कल्कि सचमुच मां बनने वाली है। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ ही समय बाद दूसरे समुदाय का नेता हथियारबंद लोगों के साथ रामशरण के घर पहुंच जाता है। वह दावा करता है कि कल्कि के पेट में पल रहा बच्चा रघु के मानसिक रूप से बीमार भाई का है। बेचारे उस आदमी को खुद भी नहीं पता था कि लोग अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बात सुनते ही रामशरण आग बबूला हो उठता है।
वह तुरंत बंदूक निकालता है और उन सबको अपने घर से भगा देता है। लेकिन मामला वहीं खत्म नहीं होता। रामशरण के चारों बेटे भी हथियार उठाकर बदला लेने निकल पड़ते हैं। देखते ही देखते उनके मोहल्ले के दूसरे लोग भी उनका साथ देने आ जाते हैं और सब मिलकर दूसरे समुदाय की तरफ बढ़ जाते हैं और इस खूनी भिड़ंत का पहला शिकार रघु का मानसिक रूप से बीमार भाई बनता है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। रामशरण के चारों बेटे और उनके साथ आए लोग जब दूसरे समुदाय के लोगों का पीछा करते हुए उनके मोहल्ले में पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। कुछ ही पलों में चारों तरफ से दर्जनों लोग खेती के औजार और हथियार लेकर उन पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते पूरा इलाका खूनी जंग का मैदान बन जाता है। गुस्साई भीड़ रामशरण के बेटों और उनके साथियों को बेरहमी से पीटना शुरू कर देती है। जब यह खूनी संघर्ष खत्म होता है तब तक रामशरण के पांचों बेटे मारे जा चुके होते हैं। उधर घर पर रामशरण इन सब का जिम्मेदार सिर्फ कल्कि को मानता है। गुस्से में वह उसे फिर से बांध देता है। इसके बाद उसके ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल देता है और उसे जिंदा जलाने की तैयारी करने लगता है। उसे लगता था कि अगर कल्कि और उसके पेट में पल रहे बच्चे को खत्म कर दिया जाए तो यह पूरा झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सब पंडित जगन्नाथ अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन हमेशा की तरह वह उसे रोकने की एक बार भी कोशिश नहीं करता। तभी घर का नया नौकर सूखा आखिरकार हिम्मत जुटाता है। वह पास में पड़ा एक चाकू उठाता है और पीछे से रामशरण पर टूट पड़ता है। वह लगातार उसकी पीठ पर कई वार करता है जब तक कि रामशरण वहीं गिरकर दम नहीं तोड़ देता। ये नजारा देखते ही पंडित जगन्नाथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, इसलिए वह जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर से निकलते ही वह उसी खूनी दंगे के बीच फंस जाता है। गुस्साई भीड़ उसे घेर लेती है और पीट पीट कर उसकी भी जान ले लेती है। इधर पूरा गांव हिंसा की आग में जल रहा होता है और उसी दौरान कल्कि को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इस बार बेटा नहीं, एक बेटी पैदा होती है। सालों बाद उस समाज में पहली बार एक बच्ची ने जन्म लिया था जिस समाज ने अपनी ही बेटियों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया था। वह मासूम बच्ची उम्मीद की आखिरी किरण बनकर इस दुनिया में आई थी, क्योंकि अगर पुरानी कुरीतियों और अंधविश्वास के नाम पर उसकी भी जान ले ली जाती तो शायद उस समाज का भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता। और इसी उम्मीद भरे लेकिन दर्दनाक मोड़ के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको आज की यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।